नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स पर। आज की पहली घटना कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से है। 12 मई 2019 की सुबह बेंगलुरु नेशनल हाईवे 66 पर स्थित पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल आता है। ये फोन एक फल बेचने वाले व्यक्ति का था। वह पुलिस को बताता है कि हाईवे के पास एक पॉलीथीन बैग में एक हेलमेट मिला है और उसके अंदर एक कटा हुआ सिर है। ये सुनते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। पुलिस पॉलीथीन की जांच करती है और हेलमेट से सिर बाहर निकालती है। ये सिर एक महिला का था। बाकी शरीर के अंगों की तलाश में पुलिस आसपास छानबीन करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस सिर को लेकर अस्पताल चली जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में फिर एक कॉल आती है। इस बार कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि ईसाइयों के कब्रिस्तान के पास एक अधूरी बॉडी पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि वहां केवल धड़ है, पैर और सिर गायब हैं। पुलिस इस धड़ को भी अस्पताल ले जाती है। कुछ देर बाद उसी थाने में फिर एक कॉल आती है। इस बार कोई बताता है कि सड़क किनारे एक पॉलीथीन बैग में 2 इंसानी कटे हुए पैर रखे हैं। पुलिस वहां पहुंचकर उन दोनों पैरों को भी बरामद करती है और अस्पताल ले जाती है। अब तीनों हिस्सों सिर, धड़ और पैरों का मिलान कराया जाता है। ये सभी अंग एक ही महिला के थे। पुलिस महिला की पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉडी के अलावा ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस आसपास के पुलिस स्टेशनों को भी इस बारे में सूचित कर देती है, ताकि अगर कोई महिला लापता हो तो उनसे संपर्क किया जा सके। अगले दिन 13 मई 2019 को एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह बताता है कि उसकी बहन 24 घंटे से गायब है। उसने कहा कि उसकी बहन, जो रोज सुबह दुकान जाती थी और रात 9 बजे तक घर लौट आती थी, कल से लापता है। रात भर उसने उसका इंतजार किया और कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस उससे महिला का नाम और फोटो मांगती है। महिला का नाम श्रीमती शेट्टी था। वह 39 साल की शादीशुदा महिला थी। पुलिस उस व्यक्ति को मोर्चरी ले जाती है और कटा हुआ सिर दिखाती है। सिर देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगता है और पुष्टि करता है कि यह उसकी बहन है। अब पुलिस को महिला की पहचान पता चल चुकी थी। थोड़ी देर बाद पुलिस महिला के भाई से पूछताछ करती है। महिला का भाई बताता है कि श्रीमती शेट्टी की मंगलुरु के उसी इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप थी। वह रोज सुबह शॉप जाती थी और रात को 9 बजे दुकान बंद करके घर लौट आती थी। पति से अनबन के कारण श्रीमती शेट्टी अलग रहती थी, हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ था। बाद में उसकी जिंदगी में सुदीप नाम का एक व्यक्ति आया और वे साथ रहने लगे। हालांकि सुदीप के साथ भी उसका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और वे अलग हो गए। पुलिस जांच शुरू करती है। बॉडी पार्ट्स देखकर यह तय था कि जिसने भी यह कत्ल किया है वह महिला से बेहद नफरत करता था। पुलिस के पास 2 संदिग्ध थे, श्रीमती शेट्टी का पति और उसका पूर्व प्रेमी सुदीप। सुदीप पहले से ही चोरी के एक मामले में जेल में बंद था। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है। श्रीमती शेट्टी के पति ने बताया कि वह लंबे समय से उससे संपर्क में नहीं था। दूसरी तरफ सुदीप ने कहा कि उसका रिश्ता काफी पहले ही खत्म हो गया था और वह जेल में बंद है। पुलिस ने दोनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की और अपने मुखबिरों को भी काम पर लगाया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों के खिलाफ कुछ नहीं मिला। पुलिस को यकीन हो गया कि इन दोनों का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है और कातिल कोई तीसरा व्यक्ति है। पुलिस ने उन सभी लोगों से पूछताछ की जो महिला के संपर्क में थे। उन्होंने उसकी शॉप पर जाकर भी छानबीन की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। घटना को 3-4 दिन बीत चुके थे। इस बीच पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी थी। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर इस मर्डर की चर्चा हो रही थी। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव डाला। पुलिस ने फिर से श्रीमती शेट्टी की पर्सनल लाइफ की जांच शुरू की। एक बार फिर पुलिस उसकी दुकान पर पहुंची। दुकान अच्छी चल रही थी और आमदनी भी ठीक ठाक थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि श्रीमती शेट्टी का खर्च कम था और वह लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देती थी। इसके लिए उसने एक डायरी भी मेंटेन कर रखी थी, जिसमें लेन देन का सारा हिसाब था। पुलिस अब उस डायरी को चेक करती है और उसमें लिखे नाम वाले कई लोगों से पूछताछ करती है, पर काफी पूछताछ के बाद एक बार फिर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। पुलिस के लिए यह केस एक पहेली बन चुका था। पुलिस अब को छोड़कर 12 मई 2019 पर फोकस करती है, यानी जिस दिन उस महिला की हत्या हुई थी। उस दिन श्रीमती शेट्टी कब घर से निकली, पूरे दिन क्या किया, कहाँ गई, किससे मिली, ये सब जानने की कोशिश होती है। क्योंकि उस दिन श्रीमती शेट्टी 9 बजे घर से दुकान के लिए निकली तो थी, पर वह दुकान पर नहीं पहुंची और करीब 11 बजे उनकी लाश मिली। यानी उन 2 घंटों में ही किसी ने उनकी हत्या करके उनके टुकड़े अलग अलग जगह फेंक दिए। अब पुलिस 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के श्रीमती शेट्टी के घर से लेकर शॉप तक के जितने सीसीटीवी फुटेज हैं उन सबको चेक करती है। हालांकि पुलिस पहले भी तकरीबन 800 सीसीटीवी फुटेज चेक कर चुकी थी, लेकिन तब उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे कोई सुराग मिले। इस बार पुलिस बड़ी बारीकी से एक एक फुटेज को कई बार चेक करती है।
इसी दौरान रास्ते में पड़ने वाली एक हार्डवेयर की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में श्रीमती शेट्टी नजर आती हैं। इस फुटेज में उन्होंने अपनी स्कूटी थोड़ी धीमी की और बाइक पर बैठे एक शख्स से कुछ बातें की। करीब 2 सेकंड की इस बातचीत के बाद दोनों वहां से चले गए। सिर्फ 2 सेकंड की इस फुटेज को देखने से ऐसा लगता था जैसे दोनों में हाय हिलो हुई हो और शक करने जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब पुलिस को इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता तो उसकी इन्वेस्टिगेशन इस 2 सेकंड की फुटेज पर आकर रुक जाती है। पुलिस इस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है कि शायद उसके जरिए कोई क्लू मिल जाए। सिर पर हेलमेट होने की वजह से उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बाइक का नंबर उस फुटेज में दिखाई दे रहा था। अब गाड़ी के नंबर से उसके मालिक का पता लगाया जाता है। पता चलता है कि वह बाइक किसी जोनास सैमसन नाम के व्यक्ति की है, जो उसी इलाके में रहता था और वहीं समंदर किनारे कबाब की दुकान लगाता था। अब पुलिस तुरंत उसके घर पहुंचती है। जैसे ही सैमसन दरवाजे पर पुलिस को देखता है, वह फौरन दरवाजा बंद कर लेता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। इस केस में पुलिस के लिए यह एक बड़ा मौका था और वह इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी। तुरंत कुछ पुलिस वाले दीवार पर चढ़ते हैं, छत की टाइल्स तोड़कर नीचे कूद जाते हैं। सैमसन को हिरासत में ले लिया जाता है। लंबी और कड़ी पूछताछ के बाद सैमसन ने श्रीमती शेट्टी के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। सैमसन, जो कि कबाब की दुकान चलाता था, ने श्रीमती शेट्टी से कुछ पैसे उधार ले रखे थे, जिसमें से आधे उसने लौटा दिए थे, लेकिन कुछ पैसे अभी बाकी थे। पैसे लौटाने के लिए सैमसन ने कुछ समय की मोहलत मांगी थी, लेकिन श्रीमती शेट्टी, जो लोगों को पैसे के लिए काफी बेइज्जत करती थी और उल्टा सीधा सुनाती थी, सैमसन के साथ भी ऐसा कर चुकी थी। सैमसन के बार बार मोहलत मांगने के बाद भी श्रीमती शेट्टी उसे बार बार फोन कर रही थी, लेकिन सैमसन ने उनका फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने एक मैसेज किया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसके घर आएंगी। सैमसन ने भी मैसेज किया कि पैसे लौटा दूंगा और घर आने की जरूरत नहीं है, पर मैसेज करने के बावजूद वह नहीं मानी। वारदात वाले दिन भी वह सैमसन के घर ही जा रही थी। सैमसन भी बाइक पर घर से निकला था। वह रास्ते में उनसे मिले और पैसे के बारे में बात की। सैमसन ने कहा, तुम घर चलो, मैं आता हूं। यही वह 2 सेकंड की फुटेज थी जिसमें दोनों कैप्चर हुए थे। क्योंकि कोई आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए ऐसा लगा जैसे हाय हिलो हुई हो। उसके बाद वह सैमसन के घर पहुंचकर उसकी बीवी के सामने सैमसन को पैसों के लिए बहुत बुरा भला कहने लगी। अब अपनी बीवी के सामने बेइज्जती होता देख सैमसन का गुस्सा बढ़ गया। वह श्रीमती शेट्टी पर किसी भारी चीज से उनके सिर पर वार करता है। गुस्से में किया गया वार इतना तेज था कि श्रीमती शेट्टी जमीन पर गिर गई और उनकी मौत हो गई। इसके बाद पति पत्नी ने उनकी बॉडी को बाथरूम में ले जाकर 3 टुकड़ों में काटा और अलग अलग पैक किया। फिर सैमसन अपनी बाइक पर उन टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक कर आ गया। उसे लगा था कि टुकड़ों को अलग अलग फेंकने से पहचान नहीं होगी और वह पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। और सिर्फ 2 सेकंड की उस फुटेज ने इस केस का खुलासा कर दिया। इसके बाद 13 सितंबर 2024 को कोर्ट के द्वारा श्रीमती शेट्टी के कत्ल के जुर्म में सैमसन और उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि देश दुनिया में हो रही ऐसी घटनाओं से और भी लोग सतर्क और सावधान हो सकें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।